हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आइस क्यूब एजुकेशन ग्रुप में। गाइस सभी को पता है हम मॉर्निंग में क्या चलाते हैं, एसएससी आपका जीडी और सीएचएसएल के लिए हम यहाँ पे सेट पेपर देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आपके जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो लगते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो सारे मैं यहाँ पे कंपाइल करके एक जगह आपके लिए लाती हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं 9 सेट करा चुकी हूँ गाइस, जिसने भी नहीं किया है याद से कर लेंगे, ठीक है। हम 9 सेट कर चुके हैं, आज हमारा सेट नंबर है 10, सेट नंबर 10, ठीक है। तो आ जाइए मेरे साथ शुरू करते हैं, ठीक है। जिसने भी नहीं देखे पिछले 9 सेट याद से देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका जो भी एग्जाम हो, वैसे तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका जो भी एग्जाम हो, अगर देख के जाते हैं ना, एक टच दे के जाते हैं इसको, तो एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ इस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे अक्सर कहते हैं मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे और ये व्हाट्सएप पे किसी भी क्वारी के लिए, किसी भी एजुकेशनल फील्ड की क्वारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा में वर्षा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं डैश कहलाती हैं, ठीक है। समान मात्रा में वर्षा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं डैश कहलाती हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि दो वर्षा वाले, क्वेश्चन को इजी करते हैं, दो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, ठीक है। दो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो गाइस क्या कहलाती है, ये समवर्षा रेखा, ठीक है, समवर्षा रेखा कहलाती है, दो समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है, सम रेखा। ओके, चलिए, समताप रेखा वही समान टेम्परेचर, देखिए नाम से ही हम थोड़ा सा पता करेंगे, समताप रेखा, ठीक है, समान टेम्परेचर वाले दो स्थानों को जोड़ने वाली, ठीक है। और समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक समान स्थानों को जोड़ने वाली, है ना, समान जैसे ऊंचाई, समान जो भी ऊंचाई, आकार, भौगोलिक स्थिति को जोड़ने वाली, वही समस्थानिक, ठीक है, आइसो हेल्स, ठीक है। तो इस टाइप के नाम से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो इब्न बतूता था वह किसके शासन काल में भारत आया था, ठीक है। तो इब्न बतूता पहली बार तो कहाँ का यात्री था, ये मोरक्को, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ठीक है, यात्री था, तो इसे याद रखेंगे। ओके, ये किसके शासन काल में भारत आया था, तो किसके शासन के काल में था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का शासक था, जिसको एमबीटी भी बोल देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता कहाँ आया था गाइस, भारत आया था, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हो गई भाई ग्रैंड ओल्ड लेडी। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये तो लेडी हो गई, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है, अरुणा आसफ अली, किसको, अरुणा आसफ अली को जाना जाता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है गाइस, आपका क्वेश्चन था, तो ये किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ओके, क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध जो वर्ल्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। गौतम बुद्ध वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है गाइस, ये बिहार में है। हम नाम से थोड़ा सा पकड़ेंगे, गौतम बुद्ध, ठीक है, बुद्धा बिहार के लिए, बिहार स्थल बहुत फेमस है बुद्धा के लिए, ठीक है, वहीं पे गया वगैरह आपका है। तो गौतम बुद्ध के नाम से थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएंगे, बिहार में ही हो सकता है, ठीक है। तो बिहार में है गौतम बुद्ध जो वर्ल्ड सेंचुरी है आपकी। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय, ओके, ये पूछा जा रहा है गाइस। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश भारत का
ब्रिटिश भारत मतलब जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब का पहला वॉयसराय, ठीक है, पहला वॉयसराय यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो गाइस कौन है, ये है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का पहला वॉयसराय है। इसका कार्यकाल क्या था गाइस, ये आया था आपका 1856 से और 1862, ठीक है, 1856 से 1862 तक ये भारत में रहता है। इसी के समय में महान क्रांति जो हुई थी 1857, ठीक है, 1857 का वॉर हुआ था, 1857 की क्रांति भी इसी के समय में हुई थी, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समय में क्रांति के बाद एक दिल्ली दरबार होता है गाइस, क्या होता है, एक दिल्ली दरबार, सॉरी इलाहाबाद दरबार, ठीक है, इलाहाबाद दरबार होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। इसी के समय में जो है भारत शासन जो एक्ट है 1858, ठीक है, 1858 का एक्ट, 1858 का एक्ट पारित होता है इसी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, ठीक है। और इसी के समय में जो है भारत का शासन, इसी के समय में भारत का शासन किसके, क्राउन यानी महारानी, ठीक है, महारानी के हाथों में कर दिया जाता है। महारानी या सीधा ताज शब्द भी आ जाए, ठीक है, महारानी या ताज या क्राउन, ठीक है, या क्राउन के हाथों में कर दिया जाता है सीधा शासन भारत का, ठीक है। इससे पहले ये शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वे चला रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया का जो शासन है खत्म कर दिया जाता है। क्राउन यानी महारानी के हाथों में सीधा, मतलब ब्रिटेन की सरकार ही शासन करेगी भारत का, ठीक है। तो बहुत सारे इसके फैक्ट हैं, ये इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। और ये 1858 का एक्ट भी यहीं पर लागू होता है। और पूछ लिया जाता है कि जब भारत का शासन क्राउन के हाथों में या महारानी के हाथों में ट्रांसफर किया गया या दिया गया तो उस समय दरबार कौन सा था, तो गाइस इलाहाबाद में दरबार यहाँ पे आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही भव्य दरबार यहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये आपकी लॉर्ड कैनिंग की चीजें हैं। और लॉर्ड कैनिंग के ही समय एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था गाइस, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था, किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लाया गया, तो कब लाया गया गाइस, 1856 में, ठीक है, 1857 में, मतलब लागू किया गया, ठीक है। और यह एक्ट लाया गया 1856 में, और किसके प्रयासों से लिए एक्ट लाया गया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र, नाम लिख दे रही हूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया। किस वॉयसराय के कार्यकाल में, तो गाइस याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके सारे कार्यकाल से संबंधित चीजें हैं, याद रखेंगे। चलिए, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, ठीक है। तो कितने, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने गाइस। मैंने हर बार कहती हूं कि जो फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। कौन बने, तो ये है रोहित शर्मा, ठीक है। फैक्ट है, सीधा सीधा बस याद रखना है कि 400 T20 मैच किसने खेले हैं, रोहित शर्मा ने, और ये फर्स्ट खिलाड़ी बन गए हैं भारत के ऐसे 400 T20 खेलने वाले, ठीक है। हंगरी की राजधानी, ठीक है, रोज हम सेट में एक से दो कैपिटल रिपीट करते हैं, मतलब पूछते हैं 1 से 2 कैपिटल, इस तरीके से आप सेट लगाते जाएंगे, आपके सारे जो है कंट्रीज और कैपिटल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हंगरी की राजधानी क्या है गाइस, तो हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट, ठीक है, क्या है, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे, थोड़ा सा कैपिटल्स को थोड़ा सा ट्रिक से, जैसे हंगरी, ठीक है, हंगर यानी भूख होता है ना, हंगर यानी भूख होता है। तो हम खाना कब खाते हैं, हम पहले पेस्ट करते हैं, हम खाना कब खाते हैं, पहले पेस्ट करते हैं। तो कभी भी दिमाग में हंगरी आ जाए ना, तो ध्यान रखना कि हंगरी यानी हमें हंगर है, भूख है, ठीक है। तो हम खाना कब खाएंगे, ठीक है, कब खाएंगे, हम पेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। तो कुछ चीजों को ट्रिक से याद किया जाता है। गोल्डन लैंड, ठीक है, गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का लोकप्रिय उपनाम है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि गोल्डन लैंड, ठीक है, स्वर्ण भूमि, ओके, गोल्डन लैंड, इसको स्वर्ण भूमि, ठीक है, स्वर्ण भूमि भी कहेंगे, स्वर्ण भूमि या स्वर्णिम भूमि, ठीक है। किस देश का उपनाम था, किस देश को कहा जाता था, तो किसको गाइस, म्यांमार को, ठीक है। म्यांमार को स्वर्ण भूमि, स्वर्णिम भूमि या गोल्डन लैंड के नाम से भी जाना जाता था, याद रखेंगे। चलिए, फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर
एक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर पुस्तक लिखी गई, उसके लेखक, उसके राइटर कौन है। तो गाइस कौन है जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं की पुस्तक, रमेश सी गौर, ठीक है, रमेश सी गौर। तो गाइस पुस्तकें भी याद रखनी है, ये पुस्तकों से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रमेश सी गौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज डैश द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा जा रहा है गाइस, मालगुडी डेज, ठीक है, एक तरीके का नाटक है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर के नारायण, ओके, ऑप्शन डी होगा, आर के नारायण ने मालगुडी डेज लिखा। ये क्या है, एक नाटक है तो इसे याद रखेंगे, ओके। चलिए ये गाइस आपका ऐप है, यहाँ से डाउनलोड करते जाएंगे। चलिए खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, खिलाफत आंदोलन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो खिलाफत आंदोलन, तो गाइस ये किसके द्वारा, ये अली भाइयों, ठीक है, अली भाई या अली बंधु आ जाए, अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और खिलाफत आंदोलन का अगर नेतृत्व पूछ लिया जाए, नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व पूछ लिया जाए तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा भी किया गया था। कहा जाता है कि इसका नेतृत्व तो ज्यादातर महात्मा गांधी ही होता है, कि नेतृत्व करता कौन थे, महात्मा गांधी ही थे, ठीक है। शुरू किसने किया था, अली बंधुओं ने। अब मैंने बहुत देर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, 11 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको सर्च करना है और अली बंधुओं के नाम बताने हैं, ठीक है, 2 भाई थे ये, इनके मुझे नाम बताने हैं, ठीक है, इनके नाम क्या थे, ओके, खिलाफत आंदोलन, ओके, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश पूछा जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने किस स्थान पर अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, ठीक है, तो किस स्थान पर दिए गाइस, ये दिए श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती, ओके, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए गौतम भगवान ने, इसे याद रखेंगे, ओके। चलिए निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत त्रयंबकेश्वर के पास है, ठीक है, पूछा जा रहा है किस नदी का उद्गम स्रोत, ठीक है, उद्गम स्रोत यानी जहां से निकलती है वो कहां पर है, त्रयंबकेश्वर के पास है, ठीक है, तो किस नदी का उद्गम स्रोत है गाइस, त्रयंबकेश्वर, ये कहां है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है त्रयंबकेश्वर, ठीक है, ये किस नदी का है गाइस, तो ये गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है त्रयंबकेश्वर से होता है और ये पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, तो इसे याद रखेंगे, ओके। चितरंजन दास को डैश के नाम से भी जाना जाता था, तो गाइस मैंने एक सेशन कराया था आपको, वहां पे मैंने आपको व्यक्तियों के, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम मैंने बताए थे कि उनको किस नाम से पुकारा जाता है, उनकी उपाधियां क्या है, तो अभी कराया है आई थिंक पिछले हफ्ते ही, तो जाके देख लेंगे जिसने भी नहीं देखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था ना, एक ना एक क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे उपनाम और उनकी उपाधियां, ठीक है, सेशन करा चुकी हूँ। चलिए तो देखते हैं देश बंधु, ठीक है, देश बंधु चितरंजन दास, इनको CR दास भी कहते थे, ठीक है, CR दास को देश बंधु चितरंजन दास या देश बंधु CR दास के नाम से भी जाना जाता था, इनका उपनाम या उपाधि क्या थी, देश बंधु, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, ओके। और प्लेलिस्ट जो मैं बता रही हूँ, जो प्लेलिस्ट मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ, स्टैटिक प्लेलिस्ट का नाम है गाइस ट्रिकी स्टैटिक जीके, ठीक है, ट्रिकी स्टैटिक जीके GS बाय छवि मैम, ठीक है, तो प्लेलिस्ट देख लेंगे। चलिए निम्न में से किस राज्य में पक्के बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, पक्के टाइगर रिजर्व, तो किस राज्य में है, किस स्टेट में है, ये पूछा जा रहा है, तो गाइस किस में है, पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, पक्के टाइगर रिजर्व असम में है, ठीक है, याद रखेंगे, असम में है, उत्तर पूर्वी राज्य है। चलिए किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, तो यहाँ महिला नेता की बात हो रही है, इसने द्वितीय, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, किस भारतीय महिला नेता ने, ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, सभी को पता है 3 हुए थे, कब हुआ था, 1930, 31 और 32, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे गाइस, तो इसमें से एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला ने जो है वो किया था, प्रतिनिधित्व तो कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक क्वेश्चन और बनता है गाइस, पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज
जो सम्मेलन है उसमें भाग लिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और लीडर कौन थे? प्रतिनिधित्व किसने किया था भारत की तरफ से? तो महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कि द्वितीय वो गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया। ठीक है, और द्वितीय कब हुई थी? 1931 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कागज रहित दुनिया की पहली सरकार बन गई? ठीक है, 100% पेपरलेस यानी कागज रहित दुनिया की पहली गवर्नमेंट, दुनिया की पहली सरकार कौन बन गई? तो गाइस कौन बन गई 100% पेपरलेस? तो दुबई। ठीक है, दुबई सरकार 100% पेपरलेस जो है सरकार बन गई, कागज रहित। मतलब यहाँ पे जितने भी काम होंगे सरकारी काम, ठीक है, जितने भी सरकारी काम होंगे सारे क्या होंगे? ऑनलाइन होंगे। ठीक है, सारा पेपर वर्क हटा दिया, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, तो उसी को कहते हैं पेपरलेस। ठीक है, चलिए पीसी महालनोबिस को किस नाम से भी जाना जाता था? गाइस तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, इनको किस नाम से भी जाना जाता था? फिर से इनका उपनाम है, फिर से उपनाम पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक बार जाकर उपनाम वाली जो है सीरीज देख लें, अभी पिछले हफ्ते ही कराई है मैंने। ठीक है, तो एक बार जाकर देख लें। ओके, चलिए तो देखते हैं पीसी महालनोबिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है भारतीय सांख्यिकी के जनक। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी के जनक से जाना जाता है पीसी महालनोबिस को। ओके, पीसी महालनोबिस को। फिर से एक बार प्लेलिस्ट का नाम बता दे रही हूँ, ट्रिकी स्टैटिक जीके जीएस बाय छवि मैम। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिकी स्टैटिक जीके जीएस बाय छवि मैम। सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज जो भी अभी कराए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में सारे दिख जाएंगे। ठीक है, सारे ही टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, और गाइस कल शाम को ही मैंने क्लास कराई है आपको माउंटेन्स की। ठीक है, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के प्रमुख पर्वत और जो चोटियां हैं उनसे रिलेटेड भी मैंने शाम को आपको क्लास कराई है, तो याद से कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा हाईएस्ट पीक कहाँ कहाँ की, कौन कौन सी, किस किस राज्य की, कितनी चोटियां हैं, कितने पर्वत हैं। बड़ी ही प्यारी सी क्लास है, शाम को कराई है, तो याद से उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। अब ये आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला, ये गलत नहीं करना है। ठीक है, तो कितने देश भारत से पहले 6 कौन सी कंट्रियां हैं, उनको क्रम से लगाना है, उनको क्रम से लगा के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद क्लास के नीचे भी बता सकते हैं आप कमेंट में। ठीक है, तो क्रम से लगा के बताना है 6 कंट्रियां कौन सी हैं भारत से पहले। चलिए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, पूछा जा रहा है वे कौन है? भारत के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो गाइस कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि भारत में 15th, ठीक है, 50वें नंबर के आपके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, अभी बने हैं कुछ दिन पहले, तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये बताएंगे। ठीक है, 49 नंबर के कौन थे? बोबड़े थे। 49 नंबर के बोबड़े थे। 50 नंबर वाले आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और राष्ट्रपति तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, मुर्मू जी हैं अभी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए, हिमा दास को किस संगठन की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया? ठीक है, किसको? हिमा दास। हिमा दास को किस संगठन की पहली राजदूत नियुक्त किया गया? ठीक है, तो गाइस हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस, ठीक है, हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस। ठीक है, बहुत तेज दौड़ती है ये। तो किस संगठन की इन्हें युवा राजदूत नियुक्त किया गया? तो किस संगठन की? तो यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया की इन्हें युवा राजदूत नियुक्त किया गया। राजदूत गाइस, यूनिसेफ का अगर पूछ लिया जाए कि इसका वर्क क्या है, पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाए क्या? पूछ लिया जाता है, तो यूनिसेफ ये क्या है? बच्चों के शोषण या संरक्षण से संबंधित वर्क करता है। ठीक है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना, और चाइल्ड बच्चों का जो भी शोषण वगैरह होता है, मतलब बच्चों से रिलेटेड काम देखता है यूनिसेफ, तो उसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला
एजरा कप किस खेल से संबंधित है? देखिए गाइस, फिर एक कप आ गया, ठीक है। अब तक हम 10 सेशंस में कप देखते आए हैं, ठीक है। फिर एक और कप आ गया, तो इंपॉर्टेंट है। तो एजरा कप किस खेल से संबंधित है? और ये खेल भारत में आयोजित होता है प्रतिवर्ष, ठीक है। तो किस खेल से है गाइस? पोलो। ओके, पोलो खेल से संबंधित है कौन सा? एजरा कप, ठीक है। तो याद रखेंगे, एजरा जो कप है, एजरा ट्रॉफी पोलो खेल से संबंधित है। निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, ठीक है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाइस किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, इन्होंने एक संगठन गठित किया था, उसका नाम क्या था? तो लाल कुर्ती संगठन, ठीक है। लाल कुर्ती संगठन का गठन किया था इन्होंने भारत के स्वतंत्रता के समय, ठीक है। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उस समय इन्होंने लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की। ओके, तो इसे याद रखें, क्योंकि ये लोग लाल कलर का जो है अपना वो कुर्ते टाइप का पहनते थे, तो इसीलिए इसको लाल वस्त्र पहनते थे। तो लाल कुर्ती संगठन की इन्होंने जो है यहाँ पे गठन किया। चले, वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल यानी जीजी, ठीक है, गवर्नर जनरल जीजी, ठीक है। जनरल शब्द भी पकड़ेंगे तो भारत के पहले कब बने? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। सॉरी, बंगाल के, यहाँ बंगाल की बात हो रही है, तो कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग बने। एक क्वेश्चन हो गया कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? गाइस, वॉरेन हेस्टिंग बने। और कब बने? डेट तो ईयर 1773 में, ठीक है। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग बने, ठीक है। याद रखेंगे, इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल का पद आया, तो बंगाल के, सॉरी बंगाल शब्द है बंगाल के, ठीक है। और अगर भारत के पूछ लिया जाए, भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो गाइस ये कौन थे? विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक थे। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में अलग हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल यानी जीजी कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग से थे, 1773 में बने। और अगर पूछ लिया जाए गाइस कि भारत के पहले जीजी या गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। ये कब बने थे गाइस? 1833 का एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट आया था। उसके तहत घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को याद रखना है बहुत अच्छे से। चले, और यहाँ पे 1773 में गाइस सभी को पता होगा, ना भी पता हो तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? ठीक है, सार्क एक सम्मेलन है, ठीक है, सार्क एक सम्मेलन है जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया के देशों की निगरानी करता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इन संगठनों के काम वही होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों को बनाए रखना, है ना, सौहार्दपूर्ण शासन बनाए रखना। तो ये सब एक मंच पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं और देश दुनिया की भलाई के बारे में क्या है, चर्चाएं करते हैं। तो संगठन के काम यही होते हैं, सभी को पता है ना। तो सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो गाइस इसमें कितने देश हैं? इसमें 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि 8 देशों के नेम, ठीक है, 8 देशों के जो नेम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या इसमें हमारा प्यारा भारत, क्या इसमें हमारा प्यारा भारत भी है, क्या इसमें हमारा प्यारा भारत भी है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, प्रसिद्ध किताब विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर विश्व इतिहास की झलक या ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पूछा जा रहा है गाइस, कौन है? सबसे पहले तो इस बुक पे स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट बुक है और पूछी गई बुक है, कई बार पूछी है, कई एग्जामों में, आपके बड़े से बड़े यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछी गई बुक है, ठीक है। तो कौन है गाइस? ये है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है विश्व इतिहास की झलक या ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दिए गए लेखकों में से किसने लिखी?
इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बुक, ठीक है। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो गाइस बुक वगैरह का तो सीधा सीधा आपको फैक्ट ही याद करना है। तो किसने लिखी? ये लिखी है आपकी जगदीश भगवती ने, ठीक है। जगदीश भगवती की पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है इनमें से टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के रचयिता कौन है गाइस? तो टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी करंट में पिछले साल से काफी इस साल के शुरुआत से काफी चर्चा में चल रही है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। तो गीतांजलि श्री की है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की पुस्तक है। ओके, इसे याद रखेंगे। टॉम्ब ऑफ सैंड यानी जो बालू का एक तरीके से टीला हो जाएगा, ठीक है। तो बालू का टीला एक तरीके से कहेंगे इसको। तो गीतांजलि श्री की पुस्तक है। ओके, चलिए हिंद महासागर में वितरित चक्रवात के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ठीक है, हिंद महासागर में विस्तृत, ठीक है, चक्रवात के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो जो हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनके लिए कौन से शब्द यूज किया जाता है? किस शब्द से उनको पुकारा जाता है या किस शब्द से उनका नाम लिया जाता है? तो गाइस कौन से होते हैं? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। जो चक्रवात आपके इंडियन उसमें आते हैं, इंडियन ओशियन में आते हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन में आते हैं, हिंद महासागर में आते हैं, उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कहेंगे तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। तो याद रखेंगे हिंद महासागरीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बंदरसेरी बेगवान निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? ठीक है, बंदरसेरी बेगवान पूछा जा रहा है किस देश की राजधानी है। गाइस ये ऊपर बहुत ज्यादा लाइट हो गई है ना, तो ऊपर की चीज थोड़ी सी लाइट आ जाती है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, फिर मुझे थोड़ा दूर जाके पढ़ना पड़ता है ना। तो बंदरसेरी बेगवान किस देश की राजधानी है? तो गाइस किसकी है कैपिटल? देखिए 2 हो गए यहाँ पे, ब्रुनई की। 2 कैपिटल से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और पूछे गए क्वेश्चन है। तो ब्रुनई की राजधानी है बंदरसेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं, बॉकर कप। बॉकर कप किस खेल से संबंधित है गाइस? तो ये कल भी हमने देखा था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो किससे है? गोल्फ से, ठीक है। बॉकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। विलियम जोन्स कप निम्न में से किस खेल या स्पर्धा से संबंधित है? ठीक है, विलियम जोन्स कप किस खेल या स्पर्धा से संबंधित है गाइस? तो ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, आपको याद ही करने हैं। तो बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी होगा, बास्केटबॉल से संबंधित है विलियम जोन्स कप, ठीक है गाइस। आज मैं थोड़ा सा फास्ट चला रही हूँ क्लास को, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट कहीं जाना है, तो थोड़ा सा फास्ट खींच रही हूँ, है ना, तो मैनेज करेंगे। चलिए, बुल्गारिया की राजधानी, बुल्गारिया की राजधानी पूछा जा रहा है कि कौन सी है? ठीक है, तो बुल्गारिया की कैपिटल कौन सी है गाइस? तो कौन सी है? सोफिया। ओके, बुल्गारिया की कैपिटल कौन सी है? सोफिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सोफिया एक ह्यूमनाइड जो है रोबोट भी है, अरेबियन कंट्रीज ने डेवलप किया है, बनाया है, तो उसी के नाम पे है। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया, ठीक है। कैपिटल पहले से थी, रोबोट बाद में आया है। चलिए, नामीबिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामीबिया रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो गाइस कहाँ पर है नामीबिया? अफ्रीकी कंट्री है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आपका जो है नामीबिया रेगिस्तान या नामीबिया मरुस्थल है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही आपका क्या है? कालाहारी मरुस्थल भी दक्षिण अफ्रीका में ही है आपका, याद रखेंगे। और सहारा मरुस्थल है ना, सहारा डिजर्ट आपका कहाँ है? पूरे के पूरे उत्तर अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित किया गया, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 डैश में आयोजित किया गया। ओके, तो फीफा विश्व कप पे मैंने अभी आपको सेशन कराया है, 4-5 दिन पहले, आप जाके देख सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमने वहां से फीफा विश्व कप के जो भी सारे इंपॉर्टेंट पहलू थे सारे उसमें कवर किए हैं, ठीक है। MCQ फॉर्म में मैंने आपको करा रखा है, तो देख लेंगे। तो फीफा विश्व कप डैश में आयोजित किया गया, तो गाइस कहाँ पर? कतर, ठीक है। फीफा विश्व कप जो है आपकी अरेबियन कंट्री कतर में आयोजित किया गया। चलिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया? मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता, ठीक है, इसका ताज किसे पहनाया गया? तो गाइस अभी अभी इन्हें ताज पहनाया गया है, ठीक है। कौन है? सरगम कौशल, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल बनी है, और पूरे 21 वर्ष बाद भारत में मिसेज वर्ल्ड का ताज कोई लेकर आया है, तो कौन लाई है? सरगम कौशल, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अप्रैल 2022 में किस नदी को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में, किस दिन को, ठीक है, किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया?
ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा डे आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया, कौन सा डे मनाया गया गाइस, 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि इस टाइप के डे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है। ओके, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय से संबंधित है गाइस, सब्जेक्ट क्या है इसका, तो ये पूछा जा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो किससे संबंधित है, विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। स्टार लगा लेंगे, कई बार पूछा गया है। ओके, विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक। ठीक है, चलिए कोठारी आयोग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, कोठारी आयोग। ठीक है, सभी को पता है आयोग और समितियों से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। पुराना आयोग है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो किससे संबंधित है गाइस, ये शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है आपका कोठारी आयोग। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग कब गठित हुआ था, कब आया था। ठीक है, ये आपको ईयर बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। प्रियदर्शिका को किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, प्रियदर्शिका एक पुस्तक है। ठीक है, इसकी रचना किसने की, ये पूछ रहा है गाइस, तो किसने की, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ने जो है प्रियदर्शिका की रचना की, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका की रचना की। एक और थी इनकी सौंदरानंद। ठीक है, सौंदरानंद की भी रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने ही की थी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए तो गाइस नेक्स्ट है हमारा 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई, किस जगह पे की गई। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सनातन धर्म रक्षणी सभा, ठीक है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली सभा की स्थापना कब हुई, तो 1883 में हुई। ठीक है, 1883 में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और कहाँ हुई, तो गाइस ये हुई आपकी कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता में हुई सनातन धर्म रक्षणी सभा। ठीक है, कलकत्ता में हुई। चलिए तो निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया, तो किस पंचवर्षीय योजना में, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो मैंने पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर भी आपको टॉपिक करा रखा है, आप जाके देखेंगे, सर्च करेंगे हॉट टॉपिक बाय छवि मैम। ठीक है, हॉट टॉपिक बाय छवि मैम के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर पंचवर्षीय योजनाएं करा रखी है मैंने। वहां पर इतनी डिटेल में आपको योजनाएं कराई हैं कि किस योजना में कौन से नारे दिए गए, उनका टारगेट क्या था। ठीक है, उनमें कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, क्या क्या उद्योग धंधे आए, ये सब चीजें वहां पे मैंने एक एक योजना बड़े प्यारे तरीके से खोल खोल के कराई है। तो देख लेंगे, हॉट टॉपिक बाय छवि मैम के नाम से सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया, तो किस में, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी गाइस, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, सबसे आखिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। ठीक है, भारत और पाक के बीच जो है शिमला समझौता कब हुआ, तो गाइस ये कब होता है, ये होता है 1972। ठीक है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय, ठीक है, पूछा जा रहा है किसी भी यूटीज में, यूनियन टेरिटरी में आपका हाई कोर्ट स्थापित करने का राइट किसका है, अधिकार किसका है, तो ये पूछा जा रहा है गाइस, तो किसका है, संसद का। ठीक है, संसद ही किसी भी यूनियन टेरिटरी में क्या कर सकती है, केंद्र शासित उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम पूछा जा रहा है कि कितने सदस्यों, कितने मेंबर्स का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है गाइस, ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है, एक बार सुनेंगे ध्यान से, अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, ठीक है, पारित हो जाता है, तो पूरी की पूरी सरकार क्या है, यहीं पे खत्म हो जाती है, पूरी सरकार गिर जाती है, क्योंकि सरकार के प्रति विश्वास ही खत्म हो गया लोगों का, इसीलिए पारित हुआ होगा, है ना। तो ये वैसे जल्दी से कभी पारित नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया तो पूरी की पूरी सरकार खत्म। ठीक है, चलिए तो ये लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है गाइस, 50 सदस्य। ठीक है, न्यूनतम 50 मेंबर्स के इस पे हस्ताक्षर होने चाहिए, इनकी समर्थन होने चाहिए, तभी ये
प्रस्ताव क्या है, लोकसभा में पारित होता है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, हमारा नेशनल फ्लैग है जो, उसका डिजाइन संविधान सभा ने कब अपनाया? ठीक है, तो कब अपनाया गाइस? ये अपनाया आपका जुलाई 1947 में। ठीक है, जुलाई 1947 में हमारे नेशनल फ्लैग का डिजाइन या हमारे नेशनल फ्लैग को अपनाया गया। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चले, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में निहित है? मौलिक अधिकार, ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पूछा जा रहा है वे किस पार्ट, किस भाग में वर्णित हैं? ठीक है, तो किस में है गाइस? ये है आपके भाग 3। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे किस में है? भाग 3 में है। तो याद रखेंगे भाग 6 में हमारे क्या है? डीपीएसपी, सॉरी, भाग 4 में हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे किस में? भाग 4 में है। और भाग 1 सभी को पता है, अभी मैंने कराया था आपको कल परसों ही आर्टिकल्स पे क्लास कराई, वहां पे भाग भी साथ साथ कराए हैं। तो भाग 1 में क्या है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक है, और भाग 6 में क्या है? इस भाग 6 में आपका जो है राज्यों के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से है? ठीक है, पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से है? ये पूछा जा रहा है गाइस, पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से है? ठीक है, तो ये किस घराने से है? ये बनारस घराने से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके वनडे एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है। तो पंडित गोपाल मिश्रा किससे हैं? आपके बनारस घराने से संबंधित हैं। चलिए, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। पूछा जा रहा है कि किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति यानी पावर होती है? ठीक है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने की शक्ति या पावर किसके पास है गाइस? तो सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास होती है। ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 226, ठीक है, 226 आर्टिकल के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने, उन्हें लागू करवाने की शक्ति होती है। ठीक है, लागू करवाने की शक्ति होती है। निम्न में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी 2 बार, ठीक है, 2 बार जो है भूमध्य रेखा, इक्वेटर को काटती है, पार करती है या काटती है? ठीक है, काटती है। ठीक है, तो कौन सी नदी? जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, तो यहाँ पे इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है तो कौन सी नदी इस इक्वेटर को 2 बार काटती है? मतलब ऐसे आई और ऐसे आके ऐसे, तो 2 जगह यहाँ पर 2 जगह काट रही है ना। तो कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो गाइस कौन सी है? कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी है, ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये अफ्रीका, ओके, अफ्रीकी महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है कांगो नदी, कांगो गणराज्य, वहां पे देश भी है कांगो रिपब्लिक, तो वहीं पर है ये कांगो नदी। तो गाइस यहीं पे होता है हमारा सेशन खत्म। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को याद से ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी क्वारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को याद से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे होता है सेशन खत्म। मिलते हैं कल ऐसे ही प्यारे से टॉपिक, प्यारे से सेट के साथ, सेट नंबर 11 के। जब तक के लिए सेशन को आप लोग याद से लाइक कर लेंगे गाइस, जिसने भी नहीं किया है शेयर करेंगे, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। ध्यान रखेंगे अपना। जय हिंद, जय भारत।